नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में करोड़ों मोबाइल पर एक साथ अलर्ट मैसेज आया, सायरन की आवाज सुनाई दी। सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की। दरअसल दोस्तों, देश भर में शनिवार सुबह करीब 11:45 पर कई सारे मोबाइल फोन्स पर एक साथ सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी में एक मैसेज भी सुनाई दिया। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हो गए तो कई कंफ्यूज हो गए। दरअसल दोस्तों, यह मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने भेजा था। एनडीएमए ने इमरजेंसी में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए 2 मई को सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया था। इस मैसेज में सरकार ने कहा था कि भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सके। सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र एक संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक परीक्षण संदेश है भारत सरकार। दोस्तों, यही वह मैसेज था जो सभी के मोबाइल पर सुनाई दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान जंग के 2 महीने पूरे हुए, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, 3600 से ज्यादा मौतें हुई, इनमें 1700 से ज्यादा नागरिक। जीत हार का फैसला अभी भी नहीं हुआ, जबकि $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। दरअसल दोस्तों, ईरान के खिलाफ शुरू हुई जंग को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसका कोई साफ अंत नजर अभी तक नहीं आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे छोटी और निर्णायक लड़ाई बताया था, लेकिन अब हालात उल्टे दिखाई दे रहे हैं। जंग रुकी जरूर है पर खत्म नहीं हुई। दोस्तों, IMF के अनुसार जंग से पहले उम्मीद थी कि इस साल वैश्विक महंगाई 4.1% से घटकर 3.8% हो जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब महंगाई 4.4% तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि दोस्तों, आम लोगों पर जमकर हमला हुआ है। इस युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों का हुआ है। आप देख सकते हैं आपके आसपास की जगहों पर ही कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। आप जो समोसा कचौरी रोज खाते हैं, उसकी कीमत भी अब लगभग डबल हो चुकी है। कमेंट करके बताइए कि समोसे और कचौरी की कीमतों में आपके एरिया में कितना इजाफा हुआ है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल चुनाव, 15 बूथ पर दोबारा वोटिंग हुई खत्म, लगभग 87% हुआ मतदान। साउथ 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। ममता बनर्जी बोली 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम विधानसभा के कुल मिलाकर 15 बूथों पर शनिवार को दोबारा से मतदान करवाया गया। शाम करीब 5 बजे तक मगराहट पश्चिम के 11 बूथों में 86.11% और डायमंड हार्बर के 4 बूथों में 87.60% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। यानी कि दोस्तों, एवरेज देखा जाए तो 86.86% वोटिंग हुई। दोस्तों, साउथ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। फाल्ता में वोटर्स ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप भी लगाया है। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी का कहना है कि सारे के सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि टीएमसी 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली राहत, वॉइस सैंपल की जांच कराने की याचिका हो गई खारिज। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चल रहे मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके वॉइस सैंपल की जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया। यानी कि दोस्तों, अब इस मामले में उनकी आवाज का सैंपल लेकर जांच नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने यह फैसला परिवादी पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। दरअसल दोस्तों, जिसे अदालत ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की अपील हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चुनाव आयोग का अधिकार है, इस पर अलग आदेश की जरूरत बिल्कुल नहीं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते, यह चुनाव आयोग का अधिकार है, उन पर भरोसा करें। टीएमसी की ओर से दोस्तों सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमें उनसे यानी कि चुनाव आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले सांसद पर हुई एफआईआर। गवर्नर बोले नियम के अनुसार न हुआ तो हम देखेंगे। पुलिस दिल्ली पहुंची तो संदीप पाठक फिल्मी स्टाइल में हुए फरार। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज हुई है। यह केस भ्रष्टाचार और शोषण से जुड़े हुए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हुआ है। संदीप पाठक केस दर्ज होने की खबर बाहर आने से पहले ही दिल्ली स्थित अपने घर के पिछले दरवाजे से निकल गए थे। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि जिस गाड़ी में बैठकर संदीप निकले वह राज्यसभा सांसद सदस्य अशोक मित्तल के नाम पर रजिस्टर्ड है। गाड़ी पर नंबर भी जालंधर का है। दरअसल दोस्तों, पाठक की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस दिल्ली स्थित उनके घर पर पहुंची थी। दोस्तों, आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होने से 10 दिन पहले ही संदीप पाठक के ऊपर ईडी ने भी छापेमारी की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड के धनबाद में हुआ बड़ा हादसा। कोयले के ढेर में दबकर 4 मजदूरों की हो गई मौत। कईयों के फंसे होने की अभी भी है आशंका। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। झारखंड के धनबाद जिले से एक बेहद ही दर्दनाक खबर आ रही है सामने। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर मजदूरों का गला घोटा गया है। यहां पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि BCCL की मुनिडीही कोल वारिश में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। कोयले की स्लरी यानी कोयले के ढेर के नीचे दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। कई और मजदूरों के दबे होने की आशंका है। बचाव और राहत कार्य जारी है। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मजदूर लगातार इस तरह की घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईडी की 2025-26 में सबसे ज्यादा 2892 रेड हुई। गिरफ्तारी में 27% की कमी आई। 81,000 करोड़ की संपत्ति अटैच, 32,000 करोड़ रुपए भी लौट आए। दरअसल दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने साल 2025-26 में इतिहास में सबसे ज्यादा छापेमारी की। एजेंसी ने कुल मिलाकर 2892 छापे मारे, जो पिछले साल 1491 के मुकाबले लगभग दुगने हैं। दोस्तों, ईडी की सालाना रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारियों में कमी आई है। वहीं संपत्ति अटैच और पीड़ितों को पैसे लौटाने के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में हुआ सुधार। ढाका ने भारतीयों के लिए सभी वीजा सेवाएं फिर से कर दी शुरू। दरअसल दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में पिछले कुछ समय में तनावपूर्ण हालात देखने को मिले थे, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ा था। अब दोस्तों, राजनीतिक बदलाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण वीजा सेवाएं भी प्रभावित हुई थी। हालांकि बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम उठाते हुए दोनों देशों के बीच में वीजा सेवाओं को फिर से पूरी तरह बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए सभी श्रेणियों में वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9 राज्यों में आंधी बारिश। MP में गोदाम की छत उड़ी। यूपी में पेड़ गिरे। कश्मीर में लैंडस्लाइड से डोह किश्तवाड़ रोड हुआ बंद। दरअसल दोस्तों, भीषण गर्मी झेल चुके देश के बड़े हिस्से में शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश से राहत मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ यानी कि कुल मिलाकर 9 राज्यों में आंधी बारिश तूफान आया है। कई जगह ओले भी गिरे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन और बालाघाट में बारिश हुई। कई जगह आंधी भी आई। रायसेन में तेज आंधी से गोदाम की छत उड़ गई। किसानों का गेहूं भीग गया। बालाघाट और सीहोर में पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दोस्तों, कश्मीर की चिनाब घाटी में लैंडस्लाइड के कारण डोडा किश्तवाड़ रोड पूरी तरह बंद हो गई। मलबे को हटाने के लिए मशीनें और कर्मचारी तैनात करने पड़े। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के ग्रीन पार्क में जज ने खुद की ले ली जान। बाथरूम में मिला शव। दरअसल दोस्तों, दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में शनिवार को एक जज ने ही खुद की जान ले ली। 30 वर्षीय अमन कुमार शर्मा कक्कड़डुम्मा अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्यरत थे। वे अपने घर में मृत पाए गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार उन्होंने फांसी लगाकर खुद की जान ली है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वैसे दोस्तों, इतने बड़े ओहदे का व्यक्ति भी खुद की जान ले रहा है। आपके क्या विचार हैं? व्यक्ति इस तरह के कदम क्यों उठाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान बोला अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब देंगे। वो किसी समझौते को नहीं मानता, उसके वादे दिखावटी होते हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर अजदी ने आशंका जताई है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है और अगर अमेरिका कोई गलत कदम उठाता है तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका किसी भी समझौते या वादे का पालन नहीं करता। अजदी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान और कदम ज्यादातर दिखावटी और मीडिया के लिए होते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग पर मंथन हुआ शुरू। कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर 69,000 करने की मांग। NPS खत्म करने पर भी जोर।
जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की पहली बैठक 28 अप्रैल को हुई थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों का विस्तृत खाका पेश किया। इस बैठक में साफ तौर पर यह दिखा कि कर्मचारी इस बार बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं। उनकी मांगें सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पेंशन, भत्ते और प्रमोशन जैसे कई अहम मुद्दों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम वेतन को लेकर है। वर्तमान में 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 69,000 रुपए करने की मांग की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नासिक टीसीएस केस की आरोपी निदा को अग्रिम जमानत नहीं मिली। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा, आरोप गंभीर है, कस्टडी में पूछताछ करना जरूरी। दरअसल दोस्तों, नासिक कोर्ट ने शनिवार को टीसीएस की नासिक यूनिट से जुड़े सेक्सुअल हरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी निदा खान की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी है। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कहा कि आरोप गंभीर है और उनसे कस्टडी में पूछताछ जरूरी है। दरअसल दोस्तों, निदा खान अभी तक भी फरार है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर अजय मिसर ने बताया कि निदा खान इस केस की मुख्य आरोपियों में से एक है। इसी आधार पर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी की तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में हुई भर्ती। दरअसल दोस्तों, ईरान की जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी हालत फिलहाल स्थिर नहीं बताई जा रही है। उन्हें कार्डिक क्राइसिस यानी कि दिल से जुड़ी गंभीर स्थिति के बाद अस्पताल लेकर जाया गया। जेल के डॉक्टरों ने जब कहा कि उनका इलाज वहां संभव नहीं है, तब उन्हें बाहर शिफ्ट किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, मैंने वहां जो किया वो कामयाब रहा। ईरानी सरकार ने 42,000 बेगुनाहों को मारा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खुद को सही साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जा सकता। उनका कहना है कि अगर आप इससे सहमत हैं तो मैंने जो भी किया वह पूरी तरह सफल रहा, क्योंकि हमारी सेना ने उन्हें पूरी तरह कमजोर कर दिया है। वहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले लगभग 42,000 बेगुनाह और निहत्थे लोगों की हत्या भी की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सप्ताह सोने चांदी में रही गिरावट है। चांदी की कीमत 3,379 रुपए कम होकर 2.40 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। सोना 1,216 रुपए हो गया सस्ता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस सप्ताह सोने और चांदी दोनों ही धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोना हफ्ते भर में 1,216 रुपए गिरकर 1,50,263 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले इसकी कीमत 1,51,479 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों, चांदी 2,43,720 रुपए प्रति किलोग्राम से गिरकर 2,40,331 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही है, तो दोस्तों 24 कैरेट सोना 1,50,263 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 22 कैरेट सोना 1,37,641 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 1,12,697 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हो गया ऐलान। वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाली हरमनप्रीत कप्तान बनी। उस टीम की 11 खिलाड़ी हुई शामिल। दरअसल दोस्तों, बीसीसीआई ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला T20 टीम का ऐलान कर दिया। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि स्मृति मंधाना को ही वाइस कैप्टन बनाया गया है। दोस्तों, शनिवार को जारी इस टीम में पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली 11 खिलाड़ियों को जगह मिली है। पंजाब की नंदिनी शर्मा को पहली बार वर्ल्ड कप में चुना गया है। भारतीय स्क्वाड की बात करें तो इसमें हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष विकेटकीपर के रूप में, भारती फुलमाली, श्रीचरणी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी से नाराज डोनाल्ड ट्रंप ने 5,000 सैनिक वापस बुलाए। जर्मन चांसलर ने कहा था, ईरान ने अमेरिका की बेइज्जती की है, अमेरिका की प्लानिंग भी बेकार हुई। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5,000 सैनिक हटाने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी होगी। यह कदम सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच बयानबाजी के बाद सामने आया है। दरअसल दोस्तों, मर्ज ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका के पास कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वह इस जंग से बाहर कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत को टालने में माहिर है और अमेरिका को बिना नतीजे के इस्लामाबाद तक आना जाना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुणे में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या, 65 साल का आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुख्यमंत्री बोले, सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।
दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 65 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बच्ची पुणे के भोर तहसील में रहने वाली अपनी नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। भीमराव कांबले शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर के पास बने तबेले में ले गया। वहां बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ बोले, मौत से नहीं डरता, यह शरीर और दुनिया छोड़ चुका हूं, किसी से नफरत नहीं, प्यार और सम्मान के साथ जीने की कोशिश। दरअसल दोस्तों कनाडा में हुए कॉन्सर्ट के दौरान पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिलजीत स्टेज पर ऐसी बातें कहते नजर आए जिससे फैंस की चिंता बढ़ गई। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि वह इस दुनिया और शरीर को छोड़ चुके हैं और उन्हें मौत से डर नहीं लगता। दरअसल दोस्तों दिलजीत ने 30 अप्रैल को कनाडा के कैलगरी स्थित स्कोटिया बैंक सेल्डोम में ओरा वर्ल्ड टूर 2026 के तहत परफॉर्म किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को सरकार ने दे दी मंजूरी। ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश का रास्ता हुआ साफ। एलआईसी में लिमिट 20% ही रहेगी। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने शनिवार को इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई को मंजूरी दे दी है। अब विदेशी निवेशक ऑटोमेटिक रूट के जरिए भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों में पूरी हिस्सेदारी ले सकेंगे। हालांकि एलआईसी के लिए निवेश की सीमा 20% पर ही बरकरार रखी गई है। दोस्तों सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अधीन होगा। निवेश प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे बीमा और संबंधित गतिविधियों के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI से आवश्यक लाइसेंस या मंजूरी प्राप्त कर ले। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने रोहित जैन, 3 साल का कार्यकाल होगा, टी रविशंकर की जगह लेंगे। दरअसल दोस्तों अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी कि ACC ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए होगी जो 3 मई या उसके बाद से प्रभावी मानी जाएगी। दरअसल दोस्तों जैन वर्तमान डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। रोहित जैन इससे पहले दिसंबर 2020 से आरबीआई में कार्यकारी निर्देशक यानी कि ईडी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरिद्वार को बाय बाय कह सीधे दून निकल रहे श्रद्धालु। ढाबा होटल कारोबार संकट में, 60% तक गिरा ट्रेवल कारोबार। ढाबे वीरान और 50% कमरे हो रहे खाली। दरअसल दोस्तों कहते हैं कि तरक्की के रास्ते सड़कों से होकर गुजरते हैं, लेकिन कभी कभी यही सड़कें पुरानी बसे बसाए कारोबार की कमर भी तोड़ देती है। ऐसा हुआ भी है। दरअसल दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत के साथ ही कुछ ऐसा ही मंजर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। जिस हरिद्वार के हाईवे पर कभी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की गाड़ियों का तांता लगा रहता था, आज वहां सन्नाटा पसरने लगा है। 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन हरिद्वार के होटल खाली हैं, ढाबों पर सन्नाटा है और ट्रेवल एजेंट ग्राहकों की राह देख रहे हैं। रफ्तार के इस नए दौर ने हरिद्वार के परंपरागत पर्यटन कारोबार को एक गहरे संकट में डाल दिया है। दरअसल दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने के साथ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल की खाड़ी में भारत की जासूसी करने पहुंचा चीन का जहाज। 4 खतरे लेकर तैर रहा जिनपिंग का Shi-6। दरअसल दोस्तों जासूसी करना तो चीन की पुरानी फितरत रही है। जब भी उसे कहीं से खतरा महसूस होता है यह देश अपनी दूरबीन तान कर बैठ जाता है। इस बार चीन ने यही चालबाजी बंगाल की खाड़ी में दिखाई है। दरअसल दोस्तों ड्रैगन का जासूसी जहाज Shi-6 दबे पांव भारतीय सीमा के पास दाखिल हो चुका है। जिनपिंग का यह जहाज असल में 4 बड़े खतरों की पोटली है जो भारत के रणनीतिक बैकयार्ड यानी कि घर के पिछले हिस्से की टोह लेने के मिशन पर निकला है। ये साइलेंट किलर न केवल समुद्र की गहराई के नक्शे चुरा रहा है बल्कि भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाने की फिराक में भी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों अगर आप जानते हैं भारत के पहले होम मिनिस्टर का नाम क्या है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।